सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी अध्ययनशाला में कक्षा 7 के अंतर्गत स्वागत है। विद्यार्थियों, आप सभी पाठ 8 अशोक का शस्त्र त्याग नामक पाठ का पाठन कर रहे थे और आपने पढ़ा और समझा कि अशोक ने क्यों शस्त्र का त्याग किया। जब उसे मालूम हुआ कि उसकी विजय लालसा के कारण हजारों लोगों युद्ध में मारे गए, लाखों लोग घायल हो गए, लाखों लोगों के परिवार अनाथ हो गए, लाखों माताओं की गोदें सूनी हो गई, जब इन सारी बातों को पद्मा के द्वारा उसे इस बात का अपराध का आभास कराया गया तो विद्यार्थियों, उसने भविष्य में युद्ध ना करने के लिए कसम खा ली। उसका हृदय दहल गया और अस्त्रों को तिलांजलि दे दी, अर्थात हमेशा के लिए त्याग दिया। तो आइए देखते हैं विद्यार्थियों, प्रश्न है, अगर राजकुमारी पद्मा साहसी नहीं होती तो क्या होता। तो आप सभी इस प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट्स के द्वारा बताएंगे। यानी कि जब आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन होता है और वहाँ पर आप इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। विद्यार्थियों, कुछ बच्चे आप में से ऐसे हैं, अच्छा कुछ बच्चों ने जो पिछले प्रश्न पूछे गए थे बहुत अच्छे उत्तर दिए हैं और मुझे विश्वास है कि आप सभी पाठ को अच्छे से पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो जो बच्चे उत्तर नहीं दे रहे हैं वह सभी इस प्रश्न का उत्तर जरूर दें, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोनस क्वेश्चन होता है उस प्रश्न का उत्तर तो कर देते हैं, लेकिन ये जो कमेंट सेक्शन में जिस प्रश्न का उत्तर भेजना होता है उसका उत्तर नहीं लिखते। तो सभी को उत्तर जरूर लिखना है। पिछले कार्य का मिलान, यानी पिछले दिन जो कार्य दिया गया था उस कार्य को समझेंगे। कलिंग की लड़ाई, विद्यार्थियों ने बताया था, बहुत जरूरी क्वेश्चन है कि कलिंग की लड़ाई, कलिंग का युद्ध कब हुआ। तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। मगध सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत नाथन के बीच हुआ था। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न था। प्रश्न संख्या 1, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। का नंबर है कि अशोक और कलिंग के बीच युद्ध कितने सालों से चल रहा था। तो पहला है 3 साल, 8 साल, 4 साल। तो आप सभी को मालूम होगा तो कितने सालों से चल रहा था, सभी लोग बताएंगे। 4 साल से बिल्कुल सही उत्तर है और 4 के आगे जो कोष्ठक का चिन्ह है उस पर सही का निशान लगा देंगे। खा नंबर है, संवाददाता ने अशोक को सूचना दी कि कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली गई है, कलिंग के महाराज मारे गए हैं, कलिंग की सेना ने हार मान ली है। आप सभी लोग सोचेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर संवाददाता ने अशोक को क्या सूचना दी थी। तो विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि उन्होंने बताया था कि कलिंग के महाराज मारे गए हैं, तो यानी सही ये विकल्प है। अगला है गा नंबर, दुर्ग का फाटक खुलने पर क्या हुआ। शस्त्र सज्जित सेना बाहर आई, पुरुष वेश में वीरांगना बाहर निकली, कलिंग के महाराज व सेनापति बाहर निकले। तो विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि पुरुष वेश में वीरांगना बाहर निकली। अगला है घ नंबर, शास्त्र की आज्ञा क्या है। निरपराधों की हत्या करना, स्त्रियों पर अस्त्र ना चलाना, विजय लालसा पूरी करना। विद्यार्थियों, शास्त्र की आज्ञा थी कि स्त्रियों पर अस्त्र ना चलाना, इसीलिए सम्राट अशोक स्वयं पद्मा पर अस्त्र चलाने के लिए तैयार नहीं थे। कल प्रश्न पूछा गया था पिछले दिन
बोनस क्वेश्चन में कि राजकुमारी का क्या नाम है, तो काफ़ी बच्चों ने ऐसा लग रहा था पाठ को ही नहीं पढ़ा और गलत उत्तर दिए। तो इस वजह से विद्यार्थियों पहले पाठ को पढ़ें, समझें, गलत उत्तर ना करें, लापरवाही ना करें। कुछ लोगों ने विद्यावती टिक किया था, कुछ लोगों ने अलग अलग उत्तर दिए, जबकि सही उत्तर पद्मा था। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 2 नंबर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या अधिक शब्दों में दीजिए। तो का नंबर है, किन 2 राज्यों के बीच युद्ध लड़ा जाने वाला था? सभी लोग बताएंगे। जिन लोगों ने पाठ नहीं पढ़ा वो उत्तर नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं होगा कि किन 2 राज्यों के बीच लड़ा जा रहा था। विद्यार्थियों, कलिंग और मगध के बीच लड़ा जा रहा था। अगला था ख नंबर, मगध का राजा कौन था? तो विद्यार्थियों, मगध का राजा अशोक था। ग नंबर प्रश्न है कि दोनों के बीच कलिंग युद्ध कितने सालों से लड़ा जा रहा था? सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। विद्यार्थियों, कलिंग युद्ध जो था 4 सालों से लड़ा जा रहा था। कितने सालों से? 4 सालों से लड़ा जा रहा था। पद्मा कौन थी? तो विद्यार्थियों, पद्मा आप सभी को मालूम होगा कि कलिंग की राजकुमारी। कौन थी? कलिंग की राजकुमारी। अर्थात 1, 2 या 3 शब्दों में उत्तर लिखना है। अगला नंबर है कि अशोक किन पर शस्त्र नहीं चलाना चाहता था? अशोक किन पर शस्त्र नहीं चलाना चाहता था? विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि अशोक जो था स्त्रियों पर। किस पर? स्त्रियों पर। इसके पश्चात विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का नंबर है, शस्त्र का प्रयोग विनाश को ही निमंत्रण देता है, बताइए कैसे? सभी लोग सोचेंगे इस प्रश्न का उत्तर। शस्त्र का प्रयोग विनाश को ही निमंत्रण देता है, बताइए कैसे? सभी लोग सोचेंगे इस प्रश्न का उत्तर। वास्तव में विद्यार्थियों ये सच है कि शस्त्र का प्रयोग विनाश को ही निमंत्रण देता है। वो कैसे? कि राज्य विस्तार या विजय लालसा के कारण जो सम्राट अशोक थे, कारण ही अनेक युद्ध शस्त्रों से लड़े गए। कि राज्य विस्तार और विजय लालसा के कारण ही अनेकों युद्ध जो हैं शस्त्रों से लड़े गए, और इन शस्त्रों के प्रयोग से अनेकों माताओं की गोदें सूनी हुई, स्त्रियों की मांग के सिंदूर मिट गए, लाखों बच्चे अनाथ हो गए और अनेकों योद्धा अपंग हो गए। यह सब विद्यार्थियों शस्त्र प्रयोग व हिंसा के कारण ही हुआ। अतः इस आधार पर कहा जा सकता है कि शस्त्र का प्रयोग विनाश को ही निमंत्रण देता है। तो आप सभी अपने से सोच करके लिखेंगे। ख नंबर प्रश्न है कि अपनी तलवार फेंककर अशोक ने सैनिकों से क्या कहा? अपनी तलवार फेंककर अशोक ने सैनिकों से क्या कहा? तो आप सभी ने पढ़ा था पाठ और उसमें समझा था कि अपनी तलवार को फेंक करके अशोक ने कहा था कि तुम भी अपनी तलवार फेंक दो और आज से अशोक तुम्हें कभी भी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा, ऐसा कहा था। अगला था कि पद्मा ने अशोक पर वार क्यों नहीं किया? विद्यार्थियों, आप विचार करिए, अगर कोई जिस तरह से पद्मा के पिता की हत्या हो गई और जिस प्रतिशोध, जिस धैर्य, जिस सहनशीलता की अद्भुत मिसाल थी पद्मा, पिता के हत्यारों को भी नहीं मारा उसने। क्यों?
कितना बड़ा हृदय होगा। तो पद्मा ने अशोक पर वार क्यों नहीं किया? पद्मा ने अशोक पर वार इसलिए नहीं किया क्योंकि वह निहत्था था और अशोक ने कभी भी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की थी। इसलिए वह अशोक को अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित छोड़ देती थी। है, आपको मालूम होगा पुराने समय में युद्धों के भी कुछ नियम होते थे, लेकिन आज के समय में कोई नियम नहीं है। मौका पाते ही लोग वार कर देते हैं। अगला है कि इस नाटक से आपको क्या शिक्षा मिलती है? आप सभी को अलग अलग शिक्षा मिली होगी और आप सभी स्वयं से लिखेंगे इस प्रश्न का उत्तर। लिख लिया होगा। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है विद्यार्थियों कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसे आज करेंगे और प्रश्न संख्या जो है 5 और 6, इसे भी 5, 6 तो आपको पाठ्य पुस्तक में ही कर लेना है। आइए आगे देखते हैं विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 11 है, ये पाठ्य पुस्तक में आप देख रहे हैं, जिसे आप यही पाठ्य पुस्तक में ही लिखेंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले आप वीडियो को देखेंगे और समझेंगे किस तरह से करना है। आइए देखते हैं। लिखा हुआ है अनुस्वार युक्त वर्णों के स्थान पर। क्या लिखा था निर्देश यहाँ पर कि अनुस्वार युक्त वर्णों के स्थान पर उपयुक्त पंचम वर्ण रूप अंगा, इया, ड़ा, ना और मां लिखिए। विद्यार्थियों, हमने कई बार आपको इनका प्रयोग कक्षा में बताया है। चलिए आइए फिर से समझ लेते हैं। अब जैसे यहाँ अनुस्वार युक्त, अनुस्वार क्या होता है तो आपको मालूम होगा कि अनुस्वार इसे कहते हैं। अब जैसे एक कोई शब्द हम लेते हैं, अब कोई शब्द मान लीजिए यहाँ पंचम लिखा है, इसमें भी तो अनुस्वार लगा है। आप देखिए यहाँ पर पंचम, पंचम में अनुस्वार लगा है कि या नहीं? लगा है। अच्छा, एक तो इस तरीके से लिख सकते हैं, दूसरा किस तरीके से लिख सकते हैं? तो अब दूसरा तरीका यह है कि हम इस अनुस्वार को हटा करके भी लिख सकते हैं। वो कैसे? तो विद्यार्थियों, जिस वर्ण में यह अनुस्वार लगा होता है, हमें उसके अगला वाला वर्ण देखना है, यानी पा के बाद जो वर्ण है वो क्या है? चा है, उसको देखना है। अब फिर देखना है कि चा वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है। तो चा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? आपने पढ़ा था कि चा वर्ग में चा वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है। आइए देखते हैं कि चा वर्ग में चा, छा, जा, झा और इया आता है। तो इया क्या है? अंतिम वर्ण है। आप यहाँ देख सकते हैं कि चा वर्ग है और चा वर्ग का विद्यार्थियों यहाँ पर अंतिम वर्ण क्या है? इया है। इसी तरह का वर्ग है और का वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है? अंगा है। टा वर्ग है, टा वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है? ड़ा है। ता वर्ग है, ता वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है? न है। और पा वर्ग है, पा वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है? माँ है। तो इन वर्णों को क्या कहते हैं? पंचम वर्ण। कौन कौन से? अंगा, इया, ड़ा, ना और माँ। अब आपसे पूछा जाए पंचम वर्ण किसे कहते हैं, तो आप आसानी से बता देंगे कि पंचम वर्ण अंगा, इया, ड़ा, ना और माँ को कहते हैं। ये सब क्या हैं? अर्ध रूप हैं। तो आइए देखते हैं। तो विद्यार्थियों, जैसे यहाँ पर पंचम लिखा है, इसके ऊपर ये अनुस्वार लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। अब इस अनुस्वार को हटा करके अगर हम लिखना है तो हमें क्या देखना है कि जिस पर अनुस्वार जिस वर्ण में लगा है उसके अगला वाला वर्ण, अगला वाला वर्ण क्या है? चा है। और चा वर्ण वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है? तो आपको मालूम हो गया होगा कि पंचम वर्ण इया है। चा वर्ग का पंचम वर्ण क्या है? इया। तो फिर कैसे लिख सकते हैं इसको? पा आधा इया, चा, म, इस तरह से लिख सकते हैं पंचम। चाहे इस तरह से हम लिखें और चाहे इस तरह से, दोनों सही है। बात आप समझ गए होंगे। संस्कृत में ज़्यादातर इसी तरह के शब्द लिखा जाता है। आइए आगे देखते हैं। अब विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक नया शब्द व्यंजन लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है?
व्यंजन, व्यंजन लिखा हुआ है यहाँ पर। और व्यंजन लिखते कैसे हैं, दूसरा क्या तरीका है कि इस अनुस्वार को हटाकर कैसे लिखेंगे। तो हमने क्या बताया था कि जिस पर अनुस्वार लगा हुआ है उसके अगला वर्ण देखना। अगला वर्ण क्या है, जा। और जा जिस वर्ग में आता है, यानी किस वर्ग में आता है, चा वर्ग में, चा छा जा। तो जा जिस वर्ग में आता है उस वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है। अभी आपने देखा यहाँ पर इया है, तो यहाँ इसको कैसे लिख सकते हैं, व्यंजन, इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप बात को समझ गए होंगे। तो आपने समझ लिया कि जब अनुस्वार प्रयुक्त होता है तो उस अनुस्वार का जो मतलब होता है इन्हीं पांचों वर्णों में से कोई एक वर्ण होता है। तो पंचम वर्ण कौन कौन से हैं, अंगा, इया, ड़ा, ना और मा। अब विद्यार्थियों यहाँ पर अगला शब्द है गंगा। गंगा में अनुस्वार किस में लगा हुआ है, गा में लगा हुआ है। और गा के बाद भी गा है, तो ये गा किस वर्ग में आता है, का वर्ग में। और का वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है, गा वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है, अंगा। तो ऐसे इसे लिख सकते हैं, गंग। अच्छा, ये अनुस्वार अब नहीं लगाना। अब अनुस्वार नहीं लगाना तो कैसे लिखना है, गा और इस तरह से अंगा और गा। आप समझ गए होंगे, इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह अगला शब्द क्या है, खंजन। यानी अनुस्वार किस में लगा है, खा में। तो जिसमें अनुस्वार लगा है उसके अगला वाला वर्ण देखना है। अगला वर्ण क्या है, खा के बाद जा। तो जा किस वर्ग में आता है, हमने आपको बताया अभी विद्यार्थियों, हमने भी आपको बताया कि जा जो है चा वर्ग में आता है। और चा वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है, इया। यानी इया जिसमें आता है उसमें जा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, खा और इया आधा, इसके बाद जा और ना। तो क्या हो गया, खंजन। इस तरह से लिखना है। अच्छा, अब जैसे अंडा लिखा हुआ है विद्यार्थियों, तो अंडा में आप कुछ लोग कैसे बता देते हैं, कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं अंडा, जो कि गलत है। इस तरह नहीं लिखना। यानी अनुस्वार किस में लगा हुआ है, आ में लगा हुआ है। आ के बाद कौन सा वर्ण है, डा। डा किस वर्ग के अंतर्गत आता है, जो डा वर्ण है ये डा वर्ण टा वर्ग के अंतर्गत आता है। और टा वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है, अड़ा। क्या है, अड़ा। तो यानी फिर लिखना कैसे है अंडा, तो अंडा जो है इस तरह से लिखते हैं। इसको दूसरा क्या तरीका है, अंडा इस तरह से लिखेंगे। यानी कि यहाँ पर इस तरह से नहीं लिखेंगे। अगर ये लिखा गया तो गलत है। अब कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए घंटा लिखना है, घंटा। तो आपको मालूम होगा कि अनुस्वार किस में लगा है, घा में लगा है। अगला वर्ण क्या है, टा। टा वर्ग का अंतिम पंचम वर्ण क्या है, अड़ा। तो यानी कि यहाँ पर इस अनुस्वार को हटाएंगे तो फिर क्या लिखेंगे, घा और आधा अड़ा, इसके बाद ये टा होगा, यहाँ पर टा लिखेंगे ऐसे, घा आधा अड़ा, इसके बाद टा, घंटा हो गया। तो ये सही है। इसी तरह विद्यार्थियों चंदन शब्द है, लंबोदर। अब अगर आपसे कहा जाए कि लंबोदर इस तरह लिख देंगे तो इस अंग का मतलब ना नहीं होता, पंचम वर्ण होता है। अब यह निश्चय करना है कि पंचम वर्ण में कौन सा वर्ण होगा, अंगा होगा, इया होगा, ड़ा होगा या ना होगा या मा। तो अब इसमें क्या देखना है कि ला है और ला के बाद बा है। बा किस वर्ग के अंतर्गत आता है, पा वर्ग के अंतर्गत, पा फा बा भा मा। तो यानी यहाँ पर क्या होगा, मा होगा, लम बो दर। इस तरह से लिख सकते हैं। आप बात को समझ गए होंगे। अगला है विद्यार्थियों दिनांक। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि दिनांक में अनुस्वार ना में लगा हुआ है और ना के बाद का है, तो का वर्ग का अंतिम वर्ण आएगा। अंतिम वर्ण क्या है, पंचम वर्ण का वर्ग का। का वर्ग का पंचम वर्ण अंगा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, दी नांग। पुराने समय में विद्यार्थियों इसी तरह दिनांक लिखते थे, इस तरह से। आप देख रहे हैं ये अंगा है,
तो पुराने समय में इस तरह से दिनांक लिखते थे। ये अनुस्वार हटा देंगे तो इस तरह से लिखेंगे। अगर इस तरह से नहीं लिखना चाहते तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिनांक को, ऐसे। आप बात को समझ गए होंगे। तो अब विद्यार्थियों, पंखा और व्यंजन शब्द हैं, इन्हें आप स्वयं से अभ्यास करेंगे। और कंठ है, इसी तरह शंख है, संबंध है, अंदर है, अंधा और मंजन, इस तरह से ये शब्द दिए गए हैं और इनको आप स्वयं से अभ्यास करें। हम एक शब्द आइए और देख लेते हैं। जैसे संबंध है, तो पहले हम देखेंगे कि अनुस्वार किस में लगा है, सा में लगा है, तो अगला वर्ण क्या देखेंगे, बा। बा किस वर्ग के अंतर्गत आता है, पा वर्ग के। तो पा वर्ग का पंचम वर्ण क्या है, माँ, यानी बा वर्ग वाली लाइन का अंतिम वर्ण क्या है, माँ। तो क्या आएगा, पहले माँ हो जाएगा, सम हो गया। इसके बाद बा के बाद क्या है, धा। धा किस वर्ग में आता है, ता वर्ग में। तो ता वर्ग का अंतिम वर्ण ना, पंचम वर्ण ना है, तो फिर क्या होगा, बा के बाद क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, संबंध। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप बात को समझ गए होंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो अन्य वर्ण हैं उन्हें आप लिखने का रफ नोटबुक में अभ्यास करेंगे। और इसके पश्चात जो प्रश्न संख्या 11 है, इसे आप सभी यहीं पर, यानी पाठ्य पुस्तक में ही, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जगह है, यहीं पर नंबर डाल करके लिख देंगे। तो आप बात को समझ गए होंगे। इसके पश्चात विद्यार्थियों, जो बोनस क्वेश्चन था, क्वेश्चन ऑफ द डे है, उसके अंतर्गत झंडा में अनुस्वार के स्थान पर कौन सा पंचम वर्ण आएगा। तो आप देखेंगे और इसे आप सभी किस में करेंगे, ऑनलाइन एग्जाम के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर भेजेंगे। आइए आगे देखते हैं। तो विद्यार्थियों, आज का लेखन कार्य है कि पाठ 8 पढ़ें व समझें, प्रश्न संख्या 5, 6, 11 पाठ्य पुस्तक में व 4 अभ्यास पुस्तिका में करें। धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे। तो विद्यार्थियों, अगर कोई समस्या है, कोई प्रश्न पूछना है, तो आप सभी कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे।